हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं संतोष वर्मा, आपका द स्टार क्लासेस चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम बायोमॉलिक्यूल्स स्टार्ट करेंगे। इस बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। तो आइए देखा जाए कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं। इसकी जो पुरानी डेफिनेशन है वो ये कहती है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट होंगे वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होंगे तथा ये कार्बन के हाइड्रेट होंगे। कार्बन के क्या होंगे? हाइड्रेट होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। हाइड्रेट का मतलब यह हुआ कार्बन से जल का मॉलिक्यूल, जल का अणु जाके चिपक जाए तो वो कार्बन का क्या कहलाएगा? हाइड्रेट कहलाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं और ये कार्बन के हाइड्रेट होते हैं और इनको जो है CXH2OY से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। पुरानी जो डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट की थी, क्या कहा गया? जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो कार्बन के हाइड्रेट हैं, अर्थात कार्बन से जल के मॉलिक्यूल चिपक गए। ठीक है, ये अर्थात ये कार्बन के क्या कहलाएंगे? हाइड्रेट कहलाएंगे। और इनका जो सामान्य फार्मूला था CXH2OY। अर्थात यह कहा गया कि जो भी यौगिक है अगर वो इसको फॉलो करे, इस फॉर्मूले को CXH2OY को, तो वो कार्बोहाइड्रेट होगा। X कार्बन के नंबर हैं और Y जो है जल के नंबर हैं। जैसे देखो भाई, आपको पता है ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज का फार्मूला बच्चों C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। अगर ये कार्बोहाइड्रेट होगा तो इस फार्मूले को फॉलो करेगा। कैसे? देखो, पहली बात तो यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना है। दूसरी बात, इसको कार्बन का हाइड्रेट होना चाहिए और उसका फार्मूला क्या होना चाहिए? CXH2OY। तो इसको बोलो CX, X मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6, और इसको हाइड्रेट, इसको वाटर लिख लो H2O, और Y ऑक्सीजन यहाँ पे कितने? 6, यहाँ 6 कर लो। देखो इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है। 6 2 जा 12 O6, अर्थात CXH2OI को C6H12O6 फॉलो कर रहा है, अर्थात ग्लूकोज क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। अगर हम बात करें सुक्रोज की, चीनी, शुगर की बात करें तो चीनी का फार्मूला बच्चों C12H22O11। तो ये कार्बोहाइड्रेट कब होगा? पहली बात, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है जो हमको दिख रहा है। दूसरी बात, इसको कार्बन के हाइड्रेट के रूप में किस फार्मूले के रूप में व्यक्त करो? CXH2OY। तो यहां पर CX का मतलब कितना है? 12 CX, और इसको हम लोग H2O। अब बताओ, यहां ऑक्सीजन 11 है तो यहां पे 11 लिखना पड़ेगा। तो 11 2 जा कितना हो? 11 दूनी 22 और 11 ऑक्सीजन, अर्थात इसको भी हम CXH2OY के फॉर्म में लिख सकते हैं। अर्थात सुक्रोज भी क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। तो पुरानी परिभाषा कहती है जितने भी कार्बन के हाइड्रेट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, अब दिक्कत क्या हुई? आगे चलकर देखो भाई, जैसे देखा गया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बोलो फार्मूला क्या होता है बच्चों? CH3COOH। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। अब बताओ भाई, ये कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं? पहली बात तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। दूसरी बात, इसको देखो हम कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखो भाई, कार्बन कितने, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, क्या कार्बन है? 2 C2, हाइड्रोजन कितने हैं? 4 H4O2। इसको हम कार्बन का हाइड्रेट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? देखो C2 हाइड्रेट का मतलब इसको वाटर के साथ कार्बन को जोड़ो, और यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो आप यहां पर 2 लिखना पड़ेगा। देखो CXH2OY। अब देखो भाई, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 और O2, अर्थात ये भी CXH2OY को फॉलो कर रहा है। एसिटिक एसिड जो है CXH2OY को क्या कर रहा है? इस फार्मूले को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब एसिटिक एसिड को भी क्या होना चाहिए था? कार्बोहाइड्रेट, परंतु यह कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिलती है, लेकिन ये कार्बन का हाइड्रेट के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसका मतलब जो अभी तक हम लोग ये कहते थे कि जो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, इनको CXH2OY से हम व्यक्त करते हैं, तो ये फार्मूला गड़बड़ हो गया। और देखो भाई, जैसे हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रैमनोस की। रैमनोस जो होता है, बोलो भाई, रैमनोस का फार्मूला क्या होता है? C6H12O5। बच्चों,
इसको देखो हम CxH2O के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो भाई। C6H2O 5 ऑक्सीजन है तो यहां 5 लिखना पड़ेगा, तो 5 2 10, 2 हाइड्रोजन बच जा रहे हैं। देखो भाई, इसको हम CxH2O के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो है रैमनोज जो है कार्बोहाइड्रेट, इसको बोलते हैं रैमनोज। तो इसका मतलब जो है रैमनोज है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन रैमनोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट है। क्यों भाई? इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कार्बोहाइड्रेट की जो प्रॉपर्टी है उसको ये फॉलो करती है। इसका मतलब ये जो CxH2O वाला जो कॉन्सेप्ट था कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, ये गड़बड़ हो गया, ये गलत हो गया। तब फिर जाके फिर इसकी आधुनिक परिभाषा दी गई। बच्चों आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट की नई डेफिनेशन देखते हैं। आधुनिक परिभाषा क्या कहती है? जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, पहली बात तो ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। दूसरी बात, उस यौगिक में या कार्बोहाइड्रेट में पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली ढेर सारे, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड समूह उपस्थित हो। हाइड्रोक्सी मतलब बेटा OH ग्रुप, एल्डिहाइड का मतलब CH2। तो ऐसे यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने हो, पहली बात। दूसरी बात, उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप है, OH भी हो, कई के OH हो, और उसमें CHO ग्रुप भी उस यौगिक में उपस्थित है। ठीक, या तीसरी बात, उस यौगिक में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ना होकर अगर कीटोन ग्रुप भी है, कीटोन समूह भी है, तब भी वो कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। चौथी बात यह कि अगर यौगिक के अंदर न तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड समूह है और न ही पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन समूह है, अगर वह यौगिक जल अपघटन के बाद, जल अपघटन मतलब जल से क्रिया करके अगर वो कहीं ऐसा यौगिक बनाता है जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड समूह उपस्थित हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन समूह उपस्थित हो, तब भी वह यौगिक क्या कहलाएगा? कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। मतलब अगर जल अपघटन के पश्चात, जल अपघटन के बाद, जल अपघटन के पश्चात अगर यौगिक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप देता है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप देता है, तब भी वह यौगिक क्या कहलाएगा? कार्बोहाइड्रेट। मतलब जल अपघटन के पश्चात क्या देता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन समूह को उत्पन्न करता है, तब भी वह यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। तो मैं डेफिनेशन एक बार बोल देता हूं, आप लोग नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। क्या कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? बोलो। ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, ऐसे यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड समूह या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन समूह उपस्थित होता है, अथवा यदि यौगिक जल अपघटन के पश्चात पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन समूह देता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल कुछ देखते हैं बच्चों। जैसे हम बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज, देखो बेटा ग्लूकोज होता क्या है? C6H12O6। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं? तो कार्बोहाइड्रेट होने के लिए पहली कंडीशन उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होना चाहिए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिला है।
दूसरी बात, उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन समूह होना चाहिए। तो हमारा जो ग्लूकोज है, आगे हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, आपको अभी मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं। तो जो ग्लूकोज होता है उसका देखो बेटा स्ट्रक्चर ऐसे होता है, CHOH का होल 4। देखो इसमें कितने OH ग्रुप हैं, 5, 4 OH एक, ये 5 OH है, मतलब ये पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया, और प्लस इसमें CHO किसे कहते हैं बेटा, एल्डिहाइड को। अर्थात ग्लूकोज में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। आप इसको देखिएगा, कार्बन तो टोटल 4 कार्बन, ये एक 5 और एक 6, C6, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गिनिएगा तो 12 हाइड्रोजन आएंगे, O6 आएगा। ये इस तरह से ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप पाया जाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप। ग्लूकोज में आपसे कोई पूछे कौन सा ग्रुप उपस्थित है, तो ग्लूकोज में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। समूह को हिंदी इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। ग्लूकोज में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं भाई। पहला तो ग्लूकोज हो गया, ये हमारे एग्जांपल्स हो गए। पहला ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा बात करते हैं फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज का भी फार्मूला वही होता है जो ग्लूकोज का होता है, लेकिन बेटा ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आगे हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, क्लियर। तो फ्रक्टोज का फार्मूला यही है। फ्रक्टोज में जो होता है देखो बेटा इस तरह से होता है, CH2OH CO, फिर CHOH कितने बार, 3 बार। टोटल कितने कार्बन हो गए, 3, ये एक 4 एक 5 और लास्ट में CH2OH। अर्थात देखो इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है कि नहीं, कितने OH हैं, 1 ये, 3 ये और एक ये, बोलो भाई। तो पॉलीहाइड्रोक्सी, इसमें CO का मतलब कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा समूह है, कीटोन। CHO एल्डिहाइड होता है, CO कौन सा ग्रुप होता है, कौन सा समूह होता है, कीटोन। तो फ्रक्टोज में पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन समूह उपस्थित होता है। अर्थात जिस यौगिक में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन समूह उपस्थित हो वह यौगिक क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट। तो फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट है आधुनिक परिभाषा के अनुसार, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है। दूसरी बात, इसके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन समूह, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन समूह या ग्रुप इंग्लिश में बोलेंगे, उपस्थित होता है। थोड़ा बहुत बेटा इंग्लिश भी लिखने की कोशिश करो, है ना, आगे चल के सब इंग्लिश में ही पढ़ना है। तो आप जो है नाम हम कोशिश करो कि हम इंग्लिश में लिखें, क्लियर। जब आने लगेगी तो इससे आसान कुछ नहीं है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज। तीसरी बात करते हैं सुक्रोज की। सुक्रोज का जो फार्मूला, जिसको शुगर कहते हैं, चीनी कहते हैं, C12H22O11। अब सुक्रोज को देखो बेटा, इसमें ऐसे तो ना दिखाई देता पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप, लेकिन यह जल अपघटन के बाद अगर इसके अंदर ये ग्रुप नहीं है, अगर आफ्टर हाइड्रोलिसिस अगर वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप का कोई भी कंपाउंड बना दे, तब भी वो क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट। पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना हुआ, ये फॉलो कर रहा है। अब ये करता क्या, ये जल अपघटन के बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज बनाने का मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप देता है, और फ्रक्टोज बनाने का मतलब यह पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप देता है। अर्थात यह जो सुक्रोज है ये भी क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट। जब आप इसका जल अपघटन कराइए C6H12O6, इसका आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए तो एसिड के प्रेजेंस में, तो ये बनाता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसको आप ग्लूकोज कह दीजिए और इसको आप फ्रक्टोज कर दीजिए। यहाँ आप किसी को ग्लूकोज और किसी को फ्रक्टोज कह सकते हैं। दोनों में अंतर यही है कि इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप पाया जाता है। हाइड्रोलिसिस बेटा एसिड के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। कोई भी डाइल्यूट HCl ले लें, एसिड के प्रेजेंस में होता है, एसिड को H+ से लिखते हैं, ठीक है। तो हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, और ये हमारा जो है सुक्रोज। सुक्रोज का फार्मूला सही लिखो बेटा, C12H22O11। तो जब सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, अर्थात पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप आ गया और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप आ गया। अर्थात शुगर जो है या सुक्रोज जो है, आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट गिव ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुक्रोज भी क्या कहे, कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों ये कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने कंप्लीट किया। कार्बोहाइड्रेट होते क्या है, फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन समूह उपस्थित होता है, अथवा यदि यौगिक जल अपघटन के पश्चात पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन समूह देता है,
कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इसके एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। ग्लूकोज में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, फ्रक्टोज में पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन समूह पाया जाता है और सुक्रोज में क्या होता है, यह जल अपघटन के पश्चात ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है, अर्थात पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन समूह को क्या करता है, उत्पन्न करता है। क्लियर होगी बात। इसके बाद बच्चों हम लोग कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो हेडिंग आप लगाएं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब देखो भाई, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण जो है कई तरह से किए जा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण है कई ढंग से किए जा सकते हैं। पहला हम जो टाइप देखेंगे, क्या, जल अपघटन के आधार पर। तो हेडिंग लगाएं फट से कि कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। जल अपघटन को इंग्लिश में बेटा क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। देखो भाई, तो अब आप हेडिंग लगाइए, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, इंग्लिश में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये जो वर्गीकरण है बेटा, ये हम पहला वर्गीकरण पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का, वो आप बोलो जल अपघटन के आधार पर। जल अपघटन के आधार पर। अब देखो भाई, जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कैसे किया गया। देखो भाई, इसको जो पहला वर्गीकरण है, इसको मोनोसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड तीन भागों में बांटा गया है। क्या क्या मैंने बताया, जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण किया गया है वो तीन भागों में किया गया है। कौन कौन सा बताया, एक तो मोनोसैक्राइड, दूसरा ओलिगोसैक्राइड और तीसरा जो है पॉलीसैक्राइड। आप हिंदी में लिखिए बेटा। तो बोलो, कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में। कौन कौन सा बेटा, मोनोसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड। तो सबसे पहले जाने कि मोनोसैक्राइड क्या होता है। मोनोसैक्राइड किसे कहते हैं, किस तरह के कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैक्राइड कहा गया। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन न हो, जिनका जल अपघटन न हो, क्या कहलाते हैं, मोनोसैक्राइड। आप नोट कर लीजिए, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है मोनोसैक्राइड कहलाते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये इसके एग्जांपल हो गए। नोट कर लीजिए। चलिए, तो मोनोसैक्राइड हो गया। दूसरा है ओलिगोसैक्राइड। ओलिगोसैक्राइड किसे कहते हैं, ओलिगो, आप हिंदी में ओलिगो लिख लीजिए बेटा, ओलिगोसैक्राइड। ओलिगोसैक्राइड का मतलब होता है ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन के पश्चात 2 से 10 यूनिट, या अणु लिख लो, 2 से 10 यूनिट मोनोसैक्राइड के बनाते हो। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन के पश्चात 2 से 10 अणु मोनोसैक्राइड के बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, बोलो, ओलिगोसैक्राइड। क्या कहलाते हैं, ओलिगोसैक्राइड। 2 से 10 यूनिट किसका बनना चाहिए, मोनोसैक्राइड का। मोनोसैक्राइड किसको कहा जाता है, जिस कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन न हो, जो जल से रिएक्शन करके प्रोडक्ट न दे। तो ओलिगोसैक्राइड का मतलब क्या हुआ, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन के पश्चात 2 से 10 अणु किसके बनाते हैं, मोनोसैक्राइड के, ओलिगोसैक्राइड कहलाते हैं। अगर जल अपघटन के पश्चात 2 अणु मोनोसैक्राइड के बनाएंगे तो उस ओलिगोसैक्राइड को डाइसैक्राइड कह सकते हैं। इसके अंतर्गत डाइसैक्राइड आता है, ट्राइसैक्राइड आता है,
देखो इसके अंतर्गत क्या आता है, बोलो भाई डाइसैक्राइड हो सकता है, ट्राइसैक्राइड हो सकता है, टेट्रासैक्राइड हो सकता है, 2 से 10 अणु मोनोसैक्राइड के बनना चाहिए। तो डाइसैक्राइड जैसे देखो बेटा सुक्रोज, सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज का फार्मूला बताओ C12H22O11। सुक्रोज का अगर हम जल अपघटन करा दें अर्थात जल से क्रिया करा दें, जल अपघटन मतलब रिएक्शन विथ वाटर, सुक्रोज का अगर हम जल अपघटन कराएं, अभी आपको बताया भी था मैंने, तो सुक्रोज से बनता है ग्लूकोज C6H12O6 और बनता है इससे फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज बन गया और फ्रक्टोज बन गया। अब आपको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जल अपघटन नहीं होता है, अर्थात जल अपघटन नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस कार्बोहाइड्रेट को क्या बोल सकते हैं, मोनोसैक्राइड, जिसका जल अपघटन न हो। तो जो सुक्रोज है वो जल अपघटन के पश्चात ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है, अर्थात 2 अणु मोनोसैक्राइड के बनाते हैं। तो 2 अणु मोनोसैक्राइड के बनेगा तो ये किस सीरीज में आएगा, ओलिगोसैक्राइड में। अब ओलिगोसैक्राइड में डाइसैक्राइड भी हो सकता है, ट्राइसैक्राइड भी हो सकता है, टेट्रासैक्राइड भी हो सकता है। तो ये 2 से 10 यूनिट जो है मोनोसैक्राइड के बनाते हैं। तो एग्जांपल लिख लो बेटा, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब डाइसैक्राइड हैं। माल्टोज, लैक्टोज इत्यादि ETC। नोट कर लीजिए। इसी तरह से डाइसैक्राइड के बाद बोलो बेटा ट्राइसैक्राइड। ट्राइसैक्राइड किसे कहते हैं बोलो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन के पश्चात 3 अणु मोनोसैक्राइड के बनाते हो। कितने अणु, 3 अणु, 3 यूनिट बोलो या अणु बोलो, 3 यूनिट जो हैं मोनोसैक्राइड के बनाते हैं, उनको हम लोग ट्राइसैक्राइड कहते हैं। इसका एग्जांपल देखो बेटा, रेफिनोज। क्या एग्जांपल बोलो, रेफिनोज। तो जो रेफिनोज होता है इसके जल अपघटन के पश्चात 3 अणु मोनोसैक्राइड के बनते हैं। तो बोलो भाई मोनोसैक्राइड जिस कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन न हो, जिस कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन से 2 से 10 अणु मोनोसैक्राइड के बने वो ओलिगोसैक्राइड कहलाते हैं। अगर 2 अणु मोनोसैक्राइड के बनते हैं तो उसको डाइसैक्राइड, 3 बनेंगे तो ट्राइसैक्राइड, 4 बनेंगे तो टेट्रासैक्राइड। और इसके बाद है पॉलीसैक्राइड। पॉलीसैक्राइड क्या होता है देखो भैया, तो जो सीड है, सी में नोट करो बेटा पॉलीसैक्राइड। पॉलीसैक्राइड पॉलीसैक्राइड क्या है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन के पश्चात बहुत सारे यूनिट्स या बहुत सारे अणु मोनोसैक्राइड के बनाए। 2 से 10 बनाएगा तो वो किस सीरीज में आएगा, ओलिगोसैक्राइड में आएगा। लेकिन बहुत सारे अणु मोनोसैक्राइड के बनाए तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट बोलो भाई क्या कहलाएंगे, पॉलीसैक्राइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पॉलीसैक्राइड। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन के पश्चात बहुत से अणु किसके बनाते हैं, मोनोसैक्राइड के बनाते हैं, पॉलीसैक्राइड कहलाते हैं। इसका एग्जांपल लिखो स्टार्च। क्या लिखो बेटा, स्टार्च। नोट करिए जल्दी से, सेलुलोस, लकड़ी के ऊपर की जो कवर होती है वो सेलुलोस होती है। ग्लाइकोजन, नोट कर लीजिए ग्लाइकोजन, ये सब जो है किसके एग्जांपल हैं, पॉलीसैक्राइड के। देखो बेटा स्टार्च का फार्मूला आता है आपको C6H10O5 का होल है। अगर इसका जल अपघटन कराएं, इसका क्या कराएं, जल अपघटन कराएं एसिड की प्रेजेंस में, तो जल के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे और बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के बनेंगे C6H12O6। अब ग्लूकोज क्या है बेटा, मोनोसैक्राइड है। ग्लूकोज क्या है, मोनोसैक्राइड। मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन के पश्चात बहुत से अणु मोनोसैक्राइड के बनाते हैं। ग्लूकोज हमारा क्या है, मोनोसैक्राइड, इसका जल अपघटन नहीं होता है, ये हमारा मोनोसैक्राइड है। क्लियर। तो इस कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या नाम देंगे, पॉलीसैक्राइड। पॉलीसैक्राइड का जो एग्जांपल है स्टार्च याद कर लीजिए, सेलुलोज याद कर लीजिए, ग्लाइकोजन याद कर लीजिए, ये सब पॉलीसैक्राइड की सीरीज में आते हैं।
देखो आगे बताएंगे जितने भी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो नॉन सुगर्स होते हैं। अभी बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण है वो सुगर और नॉन सुगर में भी किया गया है। तो जो पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो सब नॉन सुगर होते हैं। क्लियर? मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो सुगर की सीरीज में आते हैं, है ना, शर्करा की सीरीज में आते हैं, और जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो अशर्करा की सीरीज में आते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा कार्बोहाइड्रेट का, जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जिस कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन न हो मोनोसैकेराइड कहलाता है, एग्जांपल आपको दिया गया था ग्लूकोज, फ्रक्टोज। और दूसरा ओलिगोसैकेराइड जो जल अपघटन के पश्चात 2 से 10 अणु मोनोसैकेराइड के बनाए वो ओलिगोसैकेराइड की सीरीज में आते हैं। अगर 2 अणु बनता है मोनोसैकेराइड का जल अपघटन के बाद तो उसको हम लोग उस ओलिगोसैकेराइड को हम डाइसैकेराइड कहेंगे। 3 अणु बनता है ट्राइसैकेराइड। 4 अणु अगर मोनोसैकेराइड का बनता है जल अपघटन के पश्चात तो टेट्रासैकेराइड। क्लियर? अब लास्ट था पॉलीसैकेराइड, जो कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन के पश्चात बहुत सारे अणु मोनोसैकेराइड के बनाएंगे, वह क्या कहलाएंगे बेटा? पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। इसका एग्जांपल बहुत याद कर लीजिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कौन इसमें पॉलीसैकेराइड है। तो एग्जांपल क्या है? स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। क्लियर? और लिखना इनुलिन भी लिख सकते हैं। इनुलिन फार्मूला क्या होगा सबका? C6H10O5 का होल n। क्लियर हो गया? तो अब बच्चों यहीं पर हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कार्बोहाइड्रेट का अगला वर्गीकरण आपको हम बताएंगे। थैंक यू।